वेलकम स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं इस प्लेलिस्ट की सीरीज़ में सीबीएसई के द्वारा बनाए गए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस और ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग सेट किए गए हैं। यानी कि हमारे पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 6 या क्वेश्चन नंबर 7 जो आता है, जिसमें कि 2 पैराग्राफ आते हैं, दोनों में से हमारे पास चॉइस होती है कि हमें कोई एक अटेम्प्ट करना होता है। दोनों क्वेश्चंस के नीचे 4-4 सब क्वेश्चंस दिए होते हैं जिनके आंसर हमें उस पैसेज में से पढ़कर देने होते हैं। कई बार हमारी मिस्टेक्स उस पैसेज को इंटरप्रेट करने में, उस पैसेज को समझने में ही हो जाती है। तो अगर हम पहले से अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो हमें उसमें पूरे 5 के 5 मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। आपको याद होगा कि हमारे 3rd चैप्टर के 2 भाग हैं। पहला था फर्स्ट फ्लाइट, तो ये उसी का दूसरा भाग है, द ब्लैक एरोप्लेन। पहला पैसेज है, आई ओट टू गो बैक टू पेरिस। मुझे पेरिस वापस चले जाना चाहिए था। आई थॉट, मैं सोचता हूँ। बट आई वांटेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर जाना चाहता था। आप कुछ कुछ लैंग्वेज समझ गए होंगे कि ये लाइनें कौन बोल रहा है, स्पीकर कौन है। यानी कि इस लेसन में जो पायलट है, जो कि अपना ओल्ड डकोटा उड़ा रहा है, तो ओल्ड डकोटा का पायलट बोल रहा है कि मुझे आने वाले तूफान को देखते हुए, आशंका को देखते हुए, डेंजर को भांपते हुए पेरिस वापस लौट जाना चाहिए था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मुझे घर जाना है। आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे वो खाना चाहिए था। आई विल टेक द रिस्क, इसीलिए मैंने ये रिस्क उठाया। आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और सब कुछ भूलकर केवल अपने फैमिली और उस ब्रेकफास्ट के बारे में सोचकर जो मुझे अपनी फैमिली के साथ जाकर के करना है, मैंने अपने ओल्ड डकोटा को सीधा तूफान के अंदर ही जाने दिया। इसी के आधार पर फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रिस्क द नरेटर डिसाइड्स टू टेक एंड एक्सप्लेन वाई ही चूजेस टू फ्लाई इनटू द स्टॉर्म। यानी कि इस पैराग्राफ में नरेटर ने, यानी कि उस पायलट ने किस प्रकार से डिसाइड किया कि वो रिस्क लेगा, और वो रिस्क उसने क्यों लिया तूफान में जाने का। आंसर है, द रिस्क द नरेटर डिसाइड्स टू टेक इज फ्लाइंग डायरेक्टली इनटू अ स्टॉर्म। यानी कि इस पैसेज के अकॉर्डिंग जो रिस्क था वो ये था कि उसे उस ओल्ड डकोटा प्लेन को सीधा बादलों के तूफान से के बीच में से उड़ाना था। ही चूजेस टू टेक द रिस्क बिकॉज ही इज ईगर टू रिटर्न होम टू हिज फैमिली एंड हैव ए कंफर्टिंग ब्रेकफास्ट इन इंग्लैंड। और उसने ये रिस्क लेने का फ़ैसला इसलिए किया क्योंकि उसे अपनी फैमिली के पास वापस आना था इंग्लैंड में, और वहाँ आकर के उनके साथ उसे ब्रेकफास्ट करना था। देखो, कुछ लाइनें वो होती हैं जो पैसेज के अंदर यूं की यूं लिखी नहीं होती हैं। अगर जो बच्चा पैसेज को पढ़ लेता है, उसको समझ लेता है और उसे चैप्टर के बारे में पता होता है, तो इस पैराग्राफ से पहले क्या क्या घटनाएं हुई और इस पैराग्राफ के बाद में क्या क्या घटनाएं हुई, कई बार क्वेश्चन उनको मिला करके पूछ लिया जाता है। सेम पैसेज का सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन द नरेटर डिसाइड्स नॉट टू टर्न बैक टू पेरिस। इसके नीचे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। जनरली पेपर में आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो ये मत सोचना कि यहाँ पर तो ABC 3 ही ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन पर चलते हैं। मुख्य रीजन क्या था जिसके कारण नरेटर ने पेरिस वापस जाने का निर्णय नहीं लिया, यानी कि कौन सा कारण था इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। फर्स्ट ऑप्शन है, ही वांट्स टू एक्सप्लोर द स्टॉर्म क्लाउड्स, यानी कि वो तूफ़ानी बादलों के बीच में जाकर जानना चाहता था कि तूफ़ानी बादल कैसे होते हैं। क्या कोई ऐसा भी कर सकता है कि चलते तूफ़ान में कोई बीच में जाकर जांच करेगा, इंक्वायरी करेगा कि तूफ़ान कैसा है। सेकंड ऑप्शन है, ही इज़ डिटरमाइंड टू रीच होम क्विकली,
उसे घर जाने की बड़ी जल्दी थी, जल्दी घर पहुंचना था उसे। एंड थर्ड ऑप्शन है ही इंजॉयज फ्लाइंग इन चैलेंजिंग वेदर, यानी कि उस मुसीबत भरे मौसम में उड़ना उसे मज़ेदार लगता था। तो आपने पैसेज पढ़ा है, आप इसका आंसर इजीली लगा पाओगे। तो आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन बी। ये आपको वैसे भी मिल जाएगा, एमसीक्यू करना कई बार बड़ा आसान होता है। यहाँ पर लिखा है रीच होम क्विकली, यहाँ पर भी लिखा है वांटेड टू गेट होम। तो आप ढूंढ पाओगे एमसीक्यू वाले आंसर को। इसी पैराग्राफ के आधार पर थर्ड पर्सन है, डिस्क्राइब द नरेटर्स इमोशनल स्टेट एंड माइंडसेट एज ही डिसाइड्स टू फ्लाई इनटू द स्टॉर्म। नरेटर के मन में, यानी कि उस पायलट के मन में क्या क्या भावनाएं चल रही थी, उसका दिमाग में क्या क्या विचार आ रहे थे जब उसने सीधा स्टॉर्म के अंदर जाने का निर्णय लिया। द नरेटर फील्स ए मिक्सचर ऑफ डिटर्मिनेशन एंड एप्रीहेंशन, यानी कि नरेटर दृढ़ निश्चय कर चुका था कि उसे अपनी परिवार के पास पहुंचना है इंग्लैंड में, वहां जाकर के उसे सुबह का ब्रेकफास्ट करना है। ये भावनाएं दिखा रही है कि उसे अपने परिवार से कितना लगाव था। एज ही डिसाइड्स टू फ्लाई इनटू द स्टॉर्म, इसीलिए उसने सीधा तूफानी बादलों के बीच उड़ने का डिसीजन लिया। लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं वो उस तूफानी खतरे को भी भांप चुका था। लेकिन फिर भी जो परिवार से मिलने की भावनाएं हैं, उन्होंने उस डर को दबा दिया। His desire to reach home and enjoy a familiar comfort outweigh the potential dangers he faces. जो आने वाला डेंजर था, खतरा था, तूफान का जो खतरा था उसे वो भांप चुका था, उसे उसका सामना भी करना था। लेकिन परिवार से मिलकर जो उसे आनंद आने वाला था, वो आनंद उस खतरे के ऊपर, खतरे के विचार के ऊपर भारी पड़ गया। इसीलिए वो सीधा तूफानी बादलों के बीच में से उड़ने को चल दिया। अब पैराग्राफ चेंज हो गया है, सेकंड पैराग्राफ आया गया। आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर, वो काला सा एरोप्लेन, स्ट्रेंज जो बड़ा अलग ही था, हैरान कर देने वाला था, नॉर्मल नहीं था, अभी भी मेरे सामने ही था। इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, मेरे सामने बादलों में उड़ रहा था। नाउ देयर वाज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर। और अब ओल्ड डकोटा, जो कि पायलट का अपना प्लेन था, उसके आखिरी टैंक में इतना ही फ्यूल, ईंधन बचा हुआ था कि वो 5-10 मिनट और उड़ सकता था, यानी कि उसका ईंधन खत्म होने के कगार पर पहुंच चुका था। सोचकर देखिए, जब तूफानी बादलों में प्लेन उड़ रहा है और पायलट को पता चल जाता है कि 5 या 10 मिनट में उसके प्लेन का ईंधन, फ्यूल ख़त्म हो जाएगा, तो उसका दिमाग में क्या क्या विचार कितनी तेज़ी से आ रहे होंगे और बदल रहे होंगे। तो इसी के आधार पर फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। What is the role of the black aeroplane in guiding the narrator through the storm? उस काले एरोप्लेन ने क्या भूमिका निभाई तूफान में से नरेटर को बाहर निकालने में, गाइड करने में? आंसर है द ब्लैक एरोप्लेन सर्व्स एज ए क्रिटिकल गाइड फॉर द नरेटर, लीडिंग हिम थ्रू द स्टॉर्म व्हेन ही इज लॉस्ट एंड विदाउट फंक्शनल इंस्ट्रूमेंट्स। यानी कि उस ब्लैक एरोप्लेन ने नरेटर के लिए, यानी ओल्ड डकोटा के पायलट के लिए एक गाइड की बड़ी मुख्य भूमिका निभाई, जो उन्हें तूफानी बादलों के बीच में से बाहर निकाल ले गया। वो भी उस समय जब उनका संतुलन खो चुका था, वो घने काले बादलों में खो चुके थे और उनके ओल्ड डकोटा के इंस्ट्रूमेंट्स, एरोप्लेन के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स थे, वो काम करना बंद कर चुके थे। इस मुसीबत के समय में उस ब्लैक एरोप्लेन ने ओल्ड डकोटा के पायलट को तूफान से बाहर निकालने में गाइड किया।
सेकंड क्वेश्चन है इसी पैराग्राफ के बेस पर, वाई डज द नरेटर डिसाइड टू फॉलो द ब्लैक एरोप्लेन। ओल्ड डकोटा का जो पायलट है, जो नरेटर है, उसने ये निर्णय क्यों लिया कि वो ब्लैक एरोप्लेन के पीछे जाएगा जब उसने हेल्प का इशारा किया था। क्या उसके पास कोई और ऑप्शन था? अगर आपने लेसन पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि उस मुसीबत के समय में, घने काले तूफान में, उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। जब उसे हेल्प का इशारा मिला, इसीलिए वो उसके पीछे पीछे चल पड़ा। चलिए अब इसके ऑप्शंस को देखते हैं। ही नोज द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन, यानी कि ओल्ड डकोटा का जो पायलट है वो उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट को जानता था। ऐसा कोई जिक्र हमारे लेसन में नहीं आया, यानी ए ऑप्शन नहीं हो सकता। ही इज़ इंट्रिग्ड बाय द ब्लैक एरोप्लेन, यानी कि ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट था उसने उसे चालाकी से अपने जाल में फंसा लिया। ऐसा भी कोई वर्णन पैराग्राफ में नहीं है कि ब्लैक एरोप्लेन के पायलट ने उसे फंसाया हो। ही इज़ लॉस्ट एंड स्केयर्ड, बल्कि वो ब्लैक डकोटा का पायलट खुद घने काले बादलों में खो गया था और बहुत ही डर गया था। इसी कारण उसने ब्लैक एरोप्लेन का पीछे जाने का डिसीजन लिया था। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। इसी पैराग्राफ के बेस पर थर्ड पर्सन है, डिस्क्राइब द फिजिकल कंडीशन ऑफ द डकोटा एज द फ्यूल रन्स क्रिटिकली लो, यानी कि ओल्ड डकोटा की क्या हालत थी जबकि उसका आखिरी ईंधन वाला टैंक ख़त्म, खाली होने वाला था। फ्यूल इन द लास्ट टैंक ऑफ द ओल्ड डकोटा इज़ ऑलमोस्ट डिप्लेटेड। डिप्लेटेड का मीनिंग होता है धीरे धीरे बिल्कुल कम हो जाना। धीरे धीरे ओल्ड डकोटा के टैंक का ईंधन ख़त्म हो रहा था। विद ओनली इनफ टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मोर मिनट्स, अब उसमें इतना ही था कि वो 5 और 10 मिनट के लिए उड़ान भर सकते थे। देखो, कई बार आप क्या सोचते हो, जब आपको पैराग्राफ में आंसर नहीं मिलता है तब आप लेसन के बारे में सोचो, लेकिन अगर आपको पैराग्राफ में ही आंसर मिल जाता है तो फिर आपको बाकी लेसन के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। अब पैराग्राफ चेंज हो गया है, थर्ड पैराग्राफ आ गया है जो कि बिल्कुल छोटा सा है। इसी टाइप के पैराग्राफ सीबीएसई अब देने लग गया है। पैराग्राफ आएगा मुश्किल से 1 या 2 लाइन का, लेकिन क्वेश्चन उसमें से बड़े डिटेल में पूछे जाते हैं। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। पायलट कहता है कि मैंने लैंड किया एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा, और मुझे ओल्ड डकोटा से उतरकर दूर जाने में बिल्कुल भी सॉरी महसूस नहीं हुआ। मुझे ज़रा सी भी तकलीफ़ नहीं हुई कि मैं इस प्लेन को तुरंत छोड़कर जा रहा हूँ। नियर द कंट्रोल टावर, जिसको कि कंट्रोल टावर के पास में ला करके खड़ा किया गया था। क्यों नहीं लगा उसे? अगर कोई हमारी प्रिय चीज़ होती है तो क्या हम उसे इतनी जल्दी छोड़ देते हैं? लेकिन पायलट ने उसे इतनी जल्दी छोड़ा और उसे बिल्कुल भी सॉरी फील नहीं हुआ, क्योंकि ओल्ड डकोटा के साथ उसका जो एक्सपीरियंस रहा था वो बड़ा ही भयानक, डरावना रहा था। क्योंकि वो घने काले तूफ़ान वाले बादलों के बीच में से निकल कर आया था, खुद की भी और बाकी पैसेंजर की लाइफ को भी पूरे डेंजर में डाल के। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंटरप्रेट द नरेटर्स फीलिंग अबाउट द डकोटा एज ही लैंड्स, यानी कि जब उन्होंने लैंड कर लिया तब ब्लैक डकोटा के बारे में, ओल्ड डकोटा के बारे में नरेटर की क्या भावनाएं थी, कैसी फीलिंग्स थी। तो पहली लाइन में ही आपका आंसर दिया हुआ है। अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहो, बिल्कुल वाज नॉट सॉरी, उसे बिल्कुल भी सॉरी महसूस नहीं हो रही थी प्लेन से दूर जाने में। फिर भी देखते हैं। द नरेटर्स फीलिंग्स अबाउट द डकोटा आर मिक्स्ड विद रिलीफ एंड एग्जॉशन। जो नरेटर की भावनाएं थी डकोटा के प्रति वो मिक्स फॉर्म में थी। उसे राहत भी मिली कि वो बड़ी मुश्किल से तूफ़ान से बाहर निकलकर जीवित आए हैं,
उन्होंने राहत की सांस ली। एंड एग्जॉशन, और उनका शरीर बिल्कुल ऐसा था, एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, एग्जॉस्ट हो चुकी थी बॉडी बिल्कुल। आफ्टर ए harrowing एक्सपीरियंस फ्लाइंग थ्रू ए स्टॉर्म विद फेलिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड मिनिमल फ्यूल, ये बड़ा ही भयानक एक्सपीरियंस था उनके लिए, घने काले बादलों में से उड़ना, और वो भी उस कंडीशन में जब उनके सारे इंस्ट्रूमेंट्स काम करना बंद कर चुके थे, फेल हो चुके थे, और ईंधन भी ख़त्म होने वाला था। ही इज़ ग्लैड टू हैव सेफली लैंडेड, उन्हें खुशी बस इस बात की हो रही थी कि उन्होंने जीवित रहते रहते लैंड कर लिया है। सेकंड क्वेश्चन चलेंगे, एमसीक्यू टाइप है। वाही वाज द नरेटर रिलीव्ड टू लीव द डकोटा बिहाइंड, डकोटा को छोड़कर लेखक को या नरेटर को राहत भरी सांस मिली, क्यों? इट वाज डैमेज्ड इन द स्टॉर्म, कि ये जो प्लेन है ये डैमेज ख़राब हो गया था तूफ़ान के अंदर। ही वाज टायर्ड ऑफ फ्लाइंग, या उड़ान भरते भरते वो थक चुका था। ही हैड ए बैड एक्सपीरियंस, उनका अनुभव आज की रात बहुत बुरा रहा था ओल्ड डकोटा के साथ। या फिर डी ऑप्शन, ही रीच्ड द डेस्टिनेशन सेफली, कि वे अपनी जहां उन्हें पहुंचना था, जो उनकी डेस्टिनेशन थी, वहां पर वो सुरक्षित पहुंच गए। कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है कि इसका आंसर हो सकता है? कुछ पल के लिए सोचिए। आई होप कि आपने सही आंसर चुना होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नरेटर का एक्सपीरियंस ओल्ड डकोटा के साथ बड़ा ही बुरा रहा था। एनालाइज द नरेटर्स पर्सपेक्टिव ऑन द इवेंट्स आफ्टर लैंडिंग एंड सीकिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्लैक एरोप्लेन, नरेटर के उन भावों को समझिए, उनका वर्णन करिए कि लैंड करने के बाद में वो तुरंत भाग कर गया कंट्रोल रूम में, और वहाँ जा कर के उसने उस ब्लैक एरोप्लेन के बारे में जानना चाहा। क्यों जानना चाहा? आफ्टर लैंडिंग द नरेटर इज़ क्यूरियस अबाउट द आइडेंटिटी, ये बीच में एंड गलती से टाइप हो गया। आफ्टर लैंडिंग द नरेटर इज़ क्यूरियस अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन एंड इट्स पायलट, लैंड करते ही नरेटर बड़ा ही उत्तेजक था, जानने का इच्छुक था कि वो ब्लैक एरोप्लेन कौन था और उसका पायलट कौन था, कौन उड़ा रहा था उसे, जिसने हमारी हेल्प की। हिज पर्सपेक्टिव शिफ्ट्स फ्रॉम रिलीफ टू बिविल्डरमेंट एज ही सीक्स आंसर्स एट द कंट्रोल रूम, और जैसे ही कंट्रोल रूम में उसे जवाब मिला, वहाँ पर बैठी महिला ने उसे जवाब दिया था कि आसमान में कोई दूसरा प्लेन था ही नहीं, रडार में केवल आपका ही एकमात्र प्लेन दिखाई दे रहा था, घने तूफान में उड़ते हुए, कोई दूसरा प्लेन नहीं था। ये जानकर नरेटर को जब पहले रिलीफ, राहत महसूस हो रही थी कि वो सेफली लैंडेड कर चुके हैं, वो तुरंत ही हैरानी में बदल गई, उसे बड़ी हैरानी हुई इस मामले में। अब आ जाते हैं हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिफ्लेक्ट ऑन द नरेटर्स डिसीजन टू फ्लाई इनटू द स्टॉर्म डिस्पाइट द रिस्क्स इन्वॉल्व्ड। देखो, हमने उन क्वेश्चन को सेलेक्ट नहीं किया है जो कि बिल्कुल फैक्चुअल आपके लेसन से हैं। हमने अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन को लिया है जो कि अब एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से पूछे जाते हैं। नरेटर ने फैसला क्यों लिया था, खतरे के बावजूद भी, कि उसे तो उड़ान भरनी है इस तूफ़ान के बीच में से ही। The narrator's decision to fly into the storm reflects his strong desire to return home quickly, to be with his family and enjoy a comforting breakfast. नरेटर का जो डिसीजन था तूफ़ान वाले बादलों के बीच में से ही फ्लाई करने का, वो दर्शाता है कि उसके मन में बड़ी तेज़ इच्छा थी अपने घर वापस लौटने की, और वो चाहता था कि वो जल्दी से अपने परिवार से मिले और खुशी से आरामदायक सुबह सुबह अच्छा सा ब्रेकफास्ट करे अपनी फैमिली के साथ में।
This decision indicates that he values personal comfort and the familiarity of home over his safety. इस डिसीजन से हमें ये पता चलता है कि उसने आने वाले संभावित खतरे को जांचने के बाद भी अपनी सुरक्षा को भी वो नज़रअंदाज कर दिया। साथ में प्लेन में जितने भी पैसेंजर थे, पैक्स थे, उनकी सुरक्षा को भी नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि उसके जो पर्सनल विचार थे अपने परिवार से मिलने के, खाना खाने के उनके साथ में, वो उसके मन पर, माइंड पर बिल्कुल हावी हो चुके थे। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन इन द स्टोरी। इस स्टोरी में ब्लैक एरोप्लेन ने क्या भूमिका निभाई है। द ब्लैक एरोप्लेन प्लेज ए क्रूशियल रोल एज ए मिस्टीरियस गाइड थ्रू द स्टॉर्म, लीडिंग द नरेटर टू सेफ्टी। उस काले एरोप्लेन ने मुख्य भूमिका निभाई। वो बड़ी ही मिस्टीरियस थी, रहस्यमय तरीके से वो आया घने काले तूफ़ान में और नरेटर को तूफ़ान से बाहर निकाल कर ले गया। कहाँ से आया, कौन उड़ा रहा था, ये मिस्ट्री ही बनकर रह गई। इट्स आइडेंटिटी इंक्लूड ए सुपरनैचुरल गार्जियन, एन एंजल और ए हेल्यूसिनेशन। ये कौन था, इसकी आइडेंटिटी क्या थी। ये ऐसा लगता है कि ये तो कोई ऊपर वाले का करिश्मा ही था, कोई ऐसा फरिश्ता आया था जो आया और उन्हें बचाकर चला गया। एन एंजल, या ये कोई ऐसा वरदान था जो भगवान ने दिया था। ऐसी कोई, जैसे हम बोलते हैं ना कि देव आए या परियां आई और उन्हें बचा करके चली गई। और ये हेल्यूसिनेशन, या एक प्रकार का हेल्यूसिनेशन वाली फीलिंग्स थी। उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि किस टाइप से उसके दिमाग पर कौन सा नशा हैवी हो रखा है और क्या काम हो रहा है। द लैक ऑफ क्लैरिटी अबाउट इट्स ओरिजिन और पर्पस लीव्स रीडर्स क्वेश्चनिंग द रियलिटी ऑफ द इवेंट। इसकी क्लैरिटी के बारे में जो कमी है, यानी कि लेसन के आखिर तक कुछ नहीं बताया गया कि ये ब्लैक एरोप्लेन किसका था, उड़ाने वाला कौन था, कहाँ से आया था और कहाँ पे चला गया। इसकी क्लैरिटी पे कमी होने के कारण घटनाएं आखिर तक जो बनी कि वो आया, उनको सेफली तूफ़ान से बाहर निकाला और फिर मिस्टीरियस तरीके से ही वो गायब हो गया। इसीलिए इसके ओरिजिन पर रीडर्स को डाउट भी होता है। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। कंसीडर द थीम ऑफ द ट्रस्ट इन द ब्लैक एरोप्लेन। इस लेसन में ट्रस्ट, विश्वास की क्या थीम है। सारा लेसन विश्वास के बेस पर ही हुआ, क्योंकि जो लेखक है उसने ब्लैक एरोप्लेन के जो पायलट था उसके ऊपर इतना ट्रस्ट दिखाया कि एक बार इशारा करने के बाद तुरंत ही उसके पीछे पीछे चल दिया। द नरेटर्स डिसीजन टू फॉलो द ब्लैक एरोप्लेन illustrates a leap of faith and trust in the face of uncertainty and danger। नरेटर ने डिसीजन लिया था ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो करने का। वो पूरी तरह से उसके ऊपर उनका विश्वास ही था कि वो अनसर्टन होने के बाद, यानी कि उन्हें पता नहीं था, वो उस दूसरे पायलट से बिल्कुल भी जानकार नहीं थे। खतरा पहले से ही बहुत ज़्यादा था, लेकिन क्या ये ब्लैक एरोप्लेन उनके लिए और भी ज़्यादा खतरा साबित हो सकता था, इसके बारे में सोच विचार किए बिना ही डकोटा के पायलट ने ब्लैक एरोप्लेन के पायलट के इशारे पर फॉलो करने का डिसीजन ले लिया। ही हैज़ नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्लेन और इट्स पायलट, यानी कि ओल्ड डकोटा के पायलट के पास इस दूसरे प्लेन या दूसरे प्लेन के पायलट की कोई भी जानकारी नहीं थी। येट ही चूजेस टू ट्रस्ट इट एज हिज ओनली चांस ऑफ सर्वाइवल। लेकिन फिर भी उन्होंने उसके ऊपर विश्वास दिखाया, क्योंकि उसे लगा कि यही उनके जीवित रहने का एकमात्र उपाय हो सकता है जो उन्हें इस तूफ़ान से, इस खतरे से बाहर ले जाएगा। द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस ट्रस्ट इज़ ए सेफ लैंडिंग। और इस विश्वास का परिणाम ही ये था कि उन्होंने सेफली लैंड किया।
सजेस्टिंग दैट, इससे हमें क्या समझना चाहिए, क्या लेसन हमें मिलता है। समटाइम्स ट्रस्टिंग अननोन एंटिटीज में लीड टू पॉजिटिव आउटकम्स, कि कभी कभी हम ऐसे व्यक्ति के ऊपर विश्वास कर लेते हैं जिसे हम बिल्कुल भी जानकार नहीं होते, उसकी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन उसके ऊपर ट्रस्ट करने का रिजल्ट ये निकलता है कि हमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव विचार ही मिलते हैं। हमारे लिए जो परिणाम आता है वो सकारात्मक ही आता है, कोई नेगेटिव फीलिंग्स नहीं आती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रिफ्लेक्ट ऑन द एंडिंग ऑफ द स्टोरी वेयर द ब्लैक एरोप्लेन डिसअपियर्स। कहानी के लास्ट में ब्लैक एरोप्लेन कहाँ डिसअपियर हो गया, इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया, तो आपको इसके बारे में क्या लगता है। द डिसअपियरेंस ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन, ब्लैक एरोप्लेन का डिसअपियर हो जाना, गायब हो जाना, symbolizes the unknown and the supernatural elements that can intervene in our lives। वो एक ऐसी अनजान और सुपरनेचुरल ताकत की ओर इशारा करती है जो कभी कभी हमारे जीवन में भी आ सकती है, यानी कि हमें भी ऐसी पावर का सामना या ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है कि जब हम मुसीबत में हो और कोई अनजान शक्ति आए और हमें उस मुसीबत से बाहर निकाल कर एकदम से गायब हो जाए। इट लीव्स द नरेटर एंड द रीडर्स विद अनआंसर्ड क्वेश्चंस एम्फेसाइजिंग द स्टोरीज मिस्टीरियस टोन। ये प्लेन कहाँ से आया, कहाँ चला गया, कैसे डिसअपियर हो गया, इसका जवाब ना तो नरेटर के पास था और ना हमारे पास है जब हमने लेसन को पढ़ लिया है। इससे हमें पता चलता है कि कहानी में कुछ ना कुछ तो रहस्य ज़रूर था, इसीलिए हमारे क्वेश्चंस का जवाब हमें पूरे तरीके से नहीं मिल पाया। एक अनसुलझी कहानी ये लेसन हमारे लिए बना करके चला गया। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डज दिस डिजायर शेप his decisions and actions particularly in the face of danger। जब मुसीबत उसके बिल्कुल सामने थी तो उसके जो डिसीजन थे वो उसके मन में उठने वाली इच्छाओं से प्रभावित थे, यानी कि उसने जो डिसीजन लिया, जो एक्शन लिया, वो पूरी तरह से दर्शा रहा था कि उसके मन में जो कुछ चल रहा है अपने परिवार को लेकर, वैकेशन को लेकर, ब्रेकफास्ट को लेकर, उन्होंने पूरा प्रभावित किया उसके डिसीजन को। तो उसका वर्णन करना है। द नरेटर्स लॉन्गिंग फॉर होम, घर जाने की नरेटर की जो इच्छा थी, प्रबल भावना थी। एंड ब्रेकफास्ट सिग्निफाइज हिज डीप कनेक्शन टू हिज फैमिली एंड द कंफर्ट ऑफ रूटीन, कि उसे घर जाकर फैमिली के साथ में ब्रेकफास्ट करना है। इससे पता चलता है कि वो अपने परिवार के साथ कितना गहरा जुड़ा हुआ था और उसका अपने नॉर्मल लाइफ में कितना कंफर्ट, आरामदायक जीवन था। दिस डिजायर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंसेस हिज डिसीजन टू फ्लाई इनटू द स्टॉर्म रादर देन टर्निंग बैक टू पेरिस। इसीलिए उसकी इस इच्छा ने बड़े ज़ोरदार तरीके से प्रभावित किया उसके निर्णय को और वो सीधा ही बादलों में घुस गया। यहाँ पर उसे करना तो चाहिए था कि उसे वापस पेरिस लौट जाना चाहिए था, अपनी सुरक्षा और अपने साथ में बैठे पैक्स या पैसेंजर की सेफ्टी को देखते हुए। हाईलाइटिंग हिज विलिंगनेस टू टेक रिस्क्स टू फुलफिल पर्सनल नीड्स। इससे हमें ये भी पता चलता है कि उसने अपनी व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस संभावित खतरे को भी अपने ऊपर हावी होने दिया, यानी खतरे मोल लेने का डिसीजन उसने लिया। इट शोज हिज इमोशनल पुल ऑफ डोमेस्टिक लाइफ। इससे उसके पर्सनल डोमेस्टिक लाइफ का प्रभाव का पता चलता है कि वो कितना अपने परिवार से लगाव रखता था। विच अल्टीमेटली ड्राइव्स हिज एक्शंस डिस्पाइट द एविडेंट डेंजर। और इसी लगाव ने, इसी परिवार के प्रति चाहत ने खतरे को जानते हुए भी नज़रअंदाज करने के लिए उसे मजबूर कर दिया। तो ये थे आज के पैराग्राफ और उससे बेस्ड क्वेश्चन। साथ ही साथ हमने पढ़े शॉर्ट क्वेश्चन आंसर।
जो कि हमें बिल्कुल भी अपनी नॉर्मल क्लासेस में, स्कूल क्लासेस में नहीं करवाए जाते, क्योंकि वहाँ पर ध्यान अक्सर यही रहता है कि हमें केवल उन क्वेश्चन को करना है जो कि लेसन से डायरेक्ट रिलेट करते हैं, यानी कि फैक्चुअल क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन पर कम ध्यान दिया जाता है। अगर आपने क्वेश्चन को नहीं लिखा है तो आप वीडियो को दोबारा देख करके पॉज करके क्वेश्चन को लिख सकते हो। थैंक यू।